हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि बिहार बोर्ड के हमारे सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। फिलहाल आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री का 25 इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराने वाले हैं, जो आपके बिहार बोर्ड 2026 में जो इन्हीं से यहां से ही पूछे जाएंगे। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, पेपर में यहीं से आएंगे। सुन रहे हैं ना। तो बिहार बोर्ड के प्रत्येक स्टूडेंट पूरी तरीके से जी जान लगाकर पहले ये 25 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को तैयार करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे मैं बता दूं, सबसे पहले तो ब्रदर्स बिहार के नाम से हमने एक बिहार बोर्ड के लिए ये चैनल ओपन किया है, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। फिलहाल आप सभी को इस चैनल को सपोर्ट करना है, जैसे कि हमें जो ब्रदर सर हमारा मेन चैनल है, जिस पर लगभग 1.5 लाख से अधिक स्टूडेंट अब ज्वाइन कर रहे हैं, तो मतलब वहां पे हमें इतना प्यार और सपोर्ट मिला। तो ऐसे ही बिहार बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए हमने ओपन किया है, तो बिहार बोर्ड के भी स्टूडेंट हमें बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए 25 इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव पर बात करेंगे, तो एक एक करके देख लेते हैं जी। सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि बिंदु दोष की परिभाषित बिंदु दोष को परिभाषित कीजिए तथा इसके कितने प्रकार होते हैं। समझ रहे हैं, बिंदु दोष क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं, ये हमें बताना है। सभी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए। चलिए जी, तो सबसे पहले बिंदु दोष समझ लेते हैं क्या होते हैं। तो यहां पे क्या कह रहा है कि किसी क्रिस्टल में परमाणुओं के चारों ओर के आदर्श व्यवस्था में जो अनियमितता आती है, जो अनियमितता पाई जाती है, उसी को हम बिंदु दोष कहते हैं। मतलब समझ रहे हैं, कोई भी क्रिस्टल है, सपोज दैट ये हमारे पास एक क्रिस्टल है, बात को समझिएगा, कोई भी क्रिस्टल है, तो किसी क्रिस्टल में परमाणुओं के चारों ओर, अब जाहिर सी बात है कोई भी क्रिस्टल है तो इसमें जाहिर सी बात है कि परमाणु इसमें होंगे ही होंगे। बिल्कुल, इसमें क्या होंगे, इस तरीके से परमाणु इसमें क्या होंगे, व्यवस्थित होंगे। इसमें क्या होगा जी, इसमें परमाणु इस तरीके से व्यवस्थित होंगे, ठीक है ना। इस तरीके से परमाणु क्या होंगे, इसमें व्यवस्थित होंगे। ऐसे ही क्या होगा, जैसे कि इधर भी नीचे भी क्या होगा, इस तरीके से परमाणु क्या होंगे, इसमें व्यवस्थित होंगे, ठीक है ना। इस तरीके से परमाणु एक सीक्वेंस पैटर्न में उसमें होते हैं। तो जब अगर परमाणु इस तरीके से सीक्वेंस पैटर्न में पूरी तरीके से भरे हुए हैं, तो उसी को कहते हैं आदर्श व्यवस्था। आदर्श मतलब नियमित व्यवस्था, समझ रहे हैं ना। तो जब किसी क्रिस्टल में परमाणुओं के चारों ओर क्या हो, आदर्श व्यवस्था हो, तो आदर्श व्यवस्था में मान लेते हैं कोई अनियमितता आ जाए, जैसे बीच में के जो परमाणु है, कहीं यहाँ पे है, कहीं खाली है, कहीं छोटे हैं, तो इस तरीके से इसमें अनियमितता आ जा रही है। क्या आ जा रही है, अनियमितता या अनियमित पाया जाता है। कौन सा, ये आदर्श व्यवस्था है ना। ये कौन सा व्यवस्था है जी, ये हमारा आदर्श तो यहां पे हम क्या बता रहे हैं कि किसी परमाणु के क्रिस्टल में अव्यवस्था, सॉरी, किसी परमाणु मतलब किसी क्रिस्टल के परमाणुओं के आदर्श व्यवस्था में पाई अनियमितता या अनियमितता पाई जाती है, तो उसी को, इस दोष को ही बिंदु दोष कहते हैं। आप समझ के होंगे कि किसी भी क्रिस्टल के परमाणुओं में आदर्श व्यवस्था में अनियमितता पाई जाती है, तो उसी को हम बिंदु दोष कहते हैं। मतलब सिंपल सा कहने का मतलब है, परमाणु एक सीक्वेंस पैटर्न में होंगे, परंतु बीच में जाकर अगर व्यवस्था बिगड़ जाती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, बिंदु दोष कहते हैं। जैसे कि एक मान लेते हैं, सपोज दैट कि मान लेते हैं एक आर्मी की मिलिट्री पूरी तरीके से खड़े हुए हैं, पूरे आर्मी मैन, तो एक सीक्वेंस पैटर्न में इस तरीके से अरेंज होते हैं, खड़े होते हैं, पर अचानक से कहीं बम गिर जाए, सपोज दैट छोटा सा एक कहीं बम गिर गया, तो पूरी तरीके से सैनिक भागने लगेंगे ना, ठीक है। तो वही बात होती है, उसमें अनियमितता आ जाती है। वैसे ही ये परमाणु है,
अरे भैया मजाक में कह रहे थे, उसको सीरियस नहीं लीजिएगा, एग्जाम्पल से हम समझाने का प्रयास कर रहे थे, समझ रहे हैं ना। तो ये बातें हैं जी। तो बिंदु दोष आपको समझ में आ गया ना कि किसे कहते हैं। हमसे इसमें पूछा गया है बिंदु दोष के प्रकार। सॉरी। तो बिंदु दोष के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें कौन कौन सा आता है? एक हमारा होता है सॉरी, पहला हमारा होता है रस समीकरण मितीय दोष, दूसरा होता है अरस समीकरण मितीय दोष, और तीसरा होता है शुद्धता दोष, ठीक है ना। तो ये सब आप याद रखिएगा कि रिक्ति रस समीकरण मितीय दोष किसे कहते हैं, अरस समीकरण मितीय दोष किसे कहते हैं। अब रस समीकरण मितीय दोष भी पढ़ेंगे तो इसमें भी आता है क्या क्या, साटकीय दोष आता है, फ्रेनल दोष आता है, बिंदु दोष आते हैं, मतलब इसमें बहुत सारे हमारे दोष आ जाते हैं। लगभग 4 प्रकार के ये भी होते हैं, ठीक है ना। रिक्तिका दोष होता है, अंतरकाशीय दोष होता है, शॉटकीय दोष होता है, फ्रेनल दोष होता है। तो आप इसमें चाहे तो लिख भी सकते हैं, या हमें केवल पूछा गया है बिंदु दोष के प्रकार, तो ये 3 इसके प्रकार होते हैं। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि छोटा सा क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होता है। ज्यादा नहीं, टेंशन हम नहीं देंगे बिहार बोर्ड के स्टूडेंटों को, जितना सिंपल हो सके उतना समझाने का हम प्रयास करेंगे, आप टेंशन ना लें। अब थोड़ा सा हम फास्ट भी चलेंगे, पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा हमने डिले कर दिया, ज्यादा ही सब समझा दिया हमने। कह रहा है कि क्रिस्टल बिंदु त्रुटि से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे हमसे ये कहा जा रहा है कि क्रिस्टल बिंदु त्रुटि या इसी को क्रिस्टल दोष भी कहते हैं, तो ये क्या होते हैं जी। याद रखेंगे, क्रिस्टल दोष कहें या क्रिस्टल बिंदु दोष कहें, दोनों बात एक ही है। तो यहां पे कह रहा है कि एक क्रिस्टल में पूर्ण क्रमिक व्यवस्था, पूर्ण क्रमिक व्यवस्था, इसी को आदर्श व्यवस्था कहते हैं, या तो पूर्ण क्रमिक व्यवस्था कहें या आदर्श व्यवस्था। तो किसी मतलब एक क्रिस्टल में पूर्ण क्रमिक व्यवस्था में कोई अनियमितता या विचलन आ जाए तो उसी को क्रिस्टल दोष कहते हैं। मतलब वही बात जो अभी हमने समझाया कि एक ये परमाणु एक क्रिस्टल है, तो इसमें क्या है, इसमें सपोज दैट इस तरीके से इसमें क्या हुए हैं, परमाणु इस तरीके से भरे हुए हैं, ठीक है। अब इस तरीके से एक सीक्वेंस पैटर्न में इसमें परमाणु भरे हुए हैं, बाद में बीच में जाकर यहां से कोई खराब हो जाए तो क्या है, ये एक सबसे पहले ये क्या था, ये पूर्ण क्रमिक व्यवस्था में ये पहले थे। अब फिर से क्या आ गई है, इसमें अनियमितता आ गई है, अनियमित या इसमें क्या हो गया है, विचलन हो गया है आगे चलकर। तो इसी को, इस दोष को हम क्या कहेंगे, क्रिस्टल दोष कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर क्रिस्टल दोष तो सीधे बिंदु दोष का जो अभी आपने पीछे बताया, सेम टू सेम परिभाषा, दोनों लगभग सेम ही है, सब तो सेम ही बता रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल सब सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि क्रिस्टल दोष के ही प्रकार होता है बिंदु दोष। तो बिंदु दोष और क्रिस्टल दोष में ज्यादा अंतर नहीं होता है, सेम ही होते हैं, ठीक है ना। अगला आता है क्रिस्टल दोष के 2 प्रकार होते हैं, एक बिंदु दोष, एक होता है रेखीय दोष। तो ये बिंदु दोष और रेखीय दोष आपको याद रख लेना है, ठीक है ना। किसके प्रकार है जी, तो ये हमारे क्रिस्टल दोष के 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। अगला आता है हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहा गया, तो देख लेते हैं जी। वैसे तो अनुचुंबकीय होता है, लव चुंबकीय पदार्थ भी होते हैं, बट मोस्टली ज्यादातर मैं देखा हूं कि बिहार बोर्ड में प्रतिचुंबकीय के बारे में पूछा गया है। समझ लेते हैं जी। प्रतिचुंबकीय पदार्थ का मतलब होता है कि जिन पदार्थों में केवल अनियमित या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनियमित या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, तथा उन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर थोड़ा क्या होते हैं, थोड़ा प्रतिकर्षित होते हैं, तो उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। देखिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ को बहुत तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, डिफिनेशन दे सकते हैं, बट ऐसे आप याद रख सकते हैं कि वह पदार्थ जिसमें क्या पाया जाता है, वह पदार्थ जिसमें क्या पाया जाता है, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। और दूसरी बात क्या होता है, इसमें क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम रखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में हम रखेंगे ना, चुंबकीय क्षेत्र में क्या करते हैं, रखने पर चुंबकीय क्षेत्र में क्या करते हैं, प्रतिकर्षण,
या प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है ना। मतलब वे पदार्थ जिसमें अयुग्मित या अनियमित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रतिकर्षण करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, तो वही पदार्थ क्या कहलाएगा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आप याद रखेंगे। मतलब वे पदार्थ जिसमें ये क्या बोल रहे थे भैया उस टाइम से, अयुग्मित बोल रहे थे क्या हम? नहीं भैया, अयुग्मित कैसे होगा, युग्मित ना होते हैं। ये मैं माफी चाहूंगा, क्या हो रहा है भैया, ये माफी चाहेंगे, इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन ना होते हैं जी, युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये मैं माफी चाहूंगा। यहाँ पे भी युग्मित होना चाहिए, समझ रहे हैं। युग्मित मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का जोड़ा पाया जाता है। जैसे कि अगर आपको समझाएं, जैसे कि एग्जांपल से मैं समझा कर दिखाता हूं। देखिए, मतलब वे पदार्थ जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तथा जिस पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रतिकर्षित करते हैं, तो उसी पदार्थ को हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे सोडियम है, ठीक है ना, Na+। अब सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सोडियम प्लस में देखिए, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, परंतु एक इसमें से निकल गया है, प्लस लिखा गया है, इसका मतलब एक निकल गया, तो अब इसके पास 10 ही इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 1s2, फिर 2s2 और फिर 2p6। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और 4 6 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले S कक्षा है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है। जो हमारा P कक्षा है, सॉरी यहाँ पे फिर से S कक्षा है तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। और जो P कक्षा होता है, P उपकोष, इसमें भी 3 ऑर्बिटल होते हैं। पहले ऑर्बिटल में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे में भी 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन भर गए ना। फिर से इसमें भी देखिए 2 इलेक्ट्रॉन भर के हैं, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो सभी में जोड़ा है कि नहीं, इलेक्ट्रॉनों का सभी में देखिए, सभी में जोड़ा पाया जा रहा है ना। कोई ऐसा तो नहीं है कि जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो। तो उसी को जोड़ा जब पाया जाएगा तो उसी को युग्मित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो समझ गए होंगे कि वे पदार्थ जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तथा जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रतिकर्षित करते हैं, उस पदार्थ को ही हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल में आप क्या लिख देंगे? एग्जाम्पल में सोडियम लिख देंगे Na+, ठीक है। अदरवाइज और भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम 2+ लिख सकते हैं, एल्यूमिनियम 3+ या 3+ लिख दे या 3+ का चिन्ह दिखा दे, ये सब एग्जाम्पल है जी, स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर आते हैं, जो कि हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए या उदाहरण दीजिए। नेटवर्क ठोस को ही हम सहसंयोजक ठोस के नाम से भी जानते हैं, समझ रहे हैं ना। नेटवर्क ठोस को ही हम किस नाम से जानते हैं? सहसंयोजक ठोस के नाम से जानते हैं। यहां पे एक चीज छूटा है क्या? नहीं, ठीक है। देखिए, नेटवर्क ठोस को ही सहसंयोजक ठोस के नाम से हम जानते हैं, तो क्या इसमें बताया गया नेटवर्क ठोस या सहसंयोजक ठोस के बारे में? तो यहां पे लिखा गया है कि ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण परमाणु होते हैं तथा अवयवी कणों के बीच सहसंयोजक बंध होते हैं, उसे सहसंयोजक ठोस कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा बात यहाँ पे कहा गया। सहसंयोजक ठोस का मतलब होता है कि ऐसा क्रिस्टलीय ठोस, ऐसा क्रिस्टल या ऐसा क्रिस्टल या ऐसा क्रिस्टलीय ठोस, ऐसा क्रिस्टल ठोस या ऐसा क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण जो होते हैं, अवयवी कण जिनसे यह मिलकर बना होता है। अवयवी जो कण होते हैं वो क्या होते हैं? अवयवी जो कण होते हैं वो क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। और दूसरी बात क्या होता है? इनके बीच जो बंध बनता है, इनके कणों के बीच जो बंध बनता है वह सहसंयोजक बंध होता है, ठीक है ना। तो हमने क्या बताया
कि ऐसा क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण परमाणु होते हैं तथा उनके बीच सहसंयोजक बंध बनता है, तो उसे ही हम सहसंयोजक ठोस या क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए, ऐसा क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। ऐसा क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण परमाणु होते हैं तथा अवयवी कणों के बीच सहसंयोजक बंध होता है या सहसंयोजक बंध पाया जाता है, तो उसे ही हम सहसंयोजक ठोस कहते हैं। मतलब एक यहाँ पे एक क्रिस्टल है, सपोज दैट ये एक क्रिस्टल है, अब इनके अवयवी कण ये परमाणु है। अब ये दो परमाणु आपस में जो बंध इन दोनों को जोड़ा हुआ है वो बंध कौन सा है, सहसंयोजक बंध द्वारा ही ये दोनों कण आपस में जुड़े होते हैं। ये भी दो कण कौन से बंध से, सहसंयोजक बंध से जुड़े होंगे। आशा करता हूं समझ के होंगे। चलिए जी, तो यही आपको केवल सहसंयोजक मतलब इसका क्या करना था, इसको परिभाषा देकर आपको समझा देना था, अदरवाइज कोई बात तो नहीं है। जैसे कि ग्रेफाइट हो गया, हीरा हो गया, ये सभी सहसंयोजक ठोस के ही एग्जाम्पल है। यहाँ पे उदाहरण भी तो हमसे पूछा गया है ना, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा जैसे कि हीरा, ग्रेफाइट, ठीक है ना। तो हीरा, ग्रेफाइट ये सब हमारे एग्जाम्पल हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हीरा है, ग्रेफाइट है, सिलिकॉन है, कार्बाइड है आदि। अगला हमारा आता है हमारा 5th नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कह रहा है फलक केंद्रीय घनाकार इकाई सेल क्या है। अब इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, फलक केंद्रीय घनाकार इकाई सेल, तो इसको हम यहां पे समझा देते हैं। फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल किसे कहते हैं, तो यहां पे लिखा गया फलक केंद्रीय घनाकार इकाई सेल में कणों पर उपस्थित अवयवी कणों के अतिरिक्त एक अवयवी कण प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी होते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, फलक केंद्रीय घनाकार इकाई सेल कहते हैं। यहां पे अगर आप समझें तो देखिए यहां पे क्या बात बताया गया, यहां पे कह रहा है फलक केंद्रीय घनाकार इकाई सेल में जो सेल में कोनों पर, कोनों जो इसका कोना है ना, तो कोनों पर क्या होते हैं, अवयवी कण उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। कोनों पे तो अवयवी कण होंगे ही, इसके अतिरिक्त क्या बता रहा है, आंतरिक में एक अवयवी कण प्रत्येक फलक के केंद्र पर होता है। प्रत्येक जो फलक है उसके केंद्र पर भी अवयवी कण होते हैं। जैसे कि अगर मैं समझाऊं इस तरीके से, अगर फिगर से आपको 2D मोशन 3D, ये सपोज ऐसे ही क्रिस्टल होता है जी, इस प्रकार क्रिस्टल होता है, मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे कि आपका रूम है, आप एक रूम में खड़े होंगे, तो देखिए उसमें ये आपका एक रूम ही समझिए, ये आपका रूम है, उसमें कितने फलक होते हैं, उसमें कितने फलक होते हैं, तो देखिए उसमें 6 फलक होते हैं। फर्स्ट एक इधर वाला, एक इधर वाला, एक आपके आगे वाला, एक आपके पीछे वाला, 4 फलक ये, एक हमारा छत, एक हमारा धरती, तो 6 फलक हो रहे हैं ना। तो ऐसे ही देखिए एक इधर वाला साइड में एक कण होंगे, एक इधर वाले साइड में एक कण, एक ऊपर वाले साइड में, एक नीचे वाला साइड में, और एक जो आगे है इसमें भी होगा, और एक जो इसके पीछे है उसमें भी होगा। समझ रहे हैं, तो यही बात हमसे कह रहे हैं जी। तो यहां पे कह रहा है फलक केंद्रीय घनाकार इकाई सेल, फलक केंद्रीय घनाकार इकाई सेल में क्या है, कोनों पर उपस्थित अवयवी कण, कोनों पर उपस्थित जो अवयवी कण आंतरिक एक क्या होते हैं, कोनों पे उपस्थित जो अवयवी कणों के अतिरिक्त क्या होता है, अतिरिक्त क्या होता है, एक अवयवी कण प्रत्येक फलक के केंद्र पर होते हैं। देखिए कोनों पर तो इसके होंगे और इसके प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी होंगे, मतलब यहाँ पे तो होते ही हैं, प्रत्येक कोनों पर तो होंगे ही अवयवी कण, प्लस इसके ना, इसके क्या होगा, इसके प्रत्येक फलक पर भी एक एक अवयवी कण होते हैं, तो उसी को फलक केंद्रीय घनाकार इकाई सेल कहते हैं। समझ रहे हैं ना, मतलब फलक केंद्रीय घनाकार इकाई सेल में प्रत्येक कोनों पर एक एक अवयवी कण होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद प्रत्येक फलक पर भी एक एक क्या होते हैं, अवयवी कण उपस्थित होते हैं। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे केवल हमें फलक केंद्रीय घनाकार इकाई सेल में यही कहा गया कि फलक केंद्रीय घनाकार इकाई सेल में प्रत्येक कोनों पर अवयवी कण एक एक अवयवी कण होते हैं और इसके प्रत्येक फलकों पर भी एक एक अवयवी कण उपस्थित होते हैं, ठीक है। चलिए
अगला हमारा 6 नंबर क्वेश्चन आता है कि आणविक ठोस गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं परंतु ठोस अवस्था में नहीं, क्यों? देखिए यहां पे अवयवीकरण उत्तर में अगर हम कहें जो आणविक ठोस, सॉरी अवयवीकरण कह रहे थे, मैं माफी चाहूंगा, यहां पे कह रहे हैं आणविक जो ठोस होते हैं वो गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, ठीक है ना, और ठोस अवस्था में नहीं, क्यों? तो यहाँ पे लिखा गया आणविक ठोस गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं परंतु ठोस अवस्था में नहीं, क्यों? क्योंकि गलित अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन या आयन पाए जाते हैं और जो विद्युत को चालक प्रदान करते हैं, जबकि ठोस अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन या आयन नहीं होते हैं। देखिए कोई भी अगर पदार्थ है ना, मैं आपको बात करूं, कोई भी पदार्थ है, अब इस पदार्थ में विद्युत धारा कब प्रवाहित होगा? जब इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये क्या होगा, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा, और जब विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होता है तो उसी को हम कहते हैं कि अचालक है, अचालक कहते हैं। और जिसमें विद्युत धारा अगर प्रवाहित हो रहा है तो इसी को क्या कहेंगे? इसी को हम चालक कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे जी? चालक कहेंगे। समझ गए? तो यहाँ पे हमसे क्या बात बताया गया कि यहाँ पे ये कहा गया है कि मतलब जो आणविक ठोस होता है, आणविक ठोस गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। मतलब यहाँ पे आणविक ठोस जो होते हैं, आणविक ठोस वो क्या होते हैं? गलित अवस्था में गलित अवस्था में क्या होते हैं? गलित अवस्था में अगर आणविक ठोस गलित अवस्था में क्या होते हैं? यहां पे मैं बता दूं, जो आणविक ठोस होते हैं, आणविक ठोस ये क्या होंगे? गलित अवस्था। आणविक ठोस गलित अवस्था में क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। मतलब ये क्या होते हैं? ये सुचालक होंगे, विद्युत के सुचालक होंगे। सुचालक मतलब विद्युत धारा प्रवाहित होता है, ये क्वेश्चन ही कह रहा है। और जो अगर ठोस अवस्था में ये होगा, ठोस अवस्था में होगा तो क्या होगा? विद्युत धारा इसमें मतलब कुचालक हो जाएगा, कुचालक हो जाएगा। मतलब विद्युत धारा प्रवाहित, इसमें तो विद्युत धारा प्रवाहित होगा परंतु इसमें नहीं होता है। ऐसा इसलिए दोस्त क्योंकि गलित अवस्था में यदि आणविक ठोस होगा तो इसमें क्या पाए जाते हैं? इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन या आयन उपस्थित होते हैं। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन या आयन क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। इसीलिए गलित अवस्था में क्या होगा? विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगा, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगा। परंतु ठोस अवस्था में ना, यहाँ पे इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन या आयन क्या होते हैं? नहीं पाए जाते हैं। इसीलिए यहां पे हम कह सकते हैं कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। समझ रहे हैं ना? यही बात कहा गया कि ठोस अवस्था आणविक ठोस गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। आणविक ठोस गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं परंतु ठोस अवस्था में नहीं, परंतु ठोस अवस्था में कुचालक होते हैं। मतलब विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि गलित अवस्था में क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन या आयन उपस्थित होते हैं जिसके कारण इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है। परंतु ठोस अवस्था में कोई इलेक्ट्रॉन या आयन नहीं होते हैं जिसके कारण इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। इसलिए ये क्या होते हैं? ठोस अवस्था में कुचालक होते हैं। यही बात यहाँ पे लिखा गया है, आणविक ठोस गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक परंतु ठोस अवस्था में नहीं, क्योंकि गलित अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन या आयन उपस्थित होते हैं और विद्युत के चालन प्रदान करते हैं, विद्युत की चालकता प्रदान करते हैं। चालकता मतलब वही विद्युत धारा प्रवाहित करना। जबकि ठोस अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन या आयन नहीं होते हैं जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। समझ में आनी चाहिए। मेरा मेन जो मोटिव है कि आपको समझ में आ जाए। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे जी। सब हम देखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, रावादार ठोस क्या है? उदाहरण दीजिए। अब रावादार ठोस क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। तो रावादार ठोस का निश्चित अभिलाक्षणिक ज्यामिति आकृति होता है तथा अवयवी कण क्या होते हैं? क्रमिक व्यवस्थित होते हैं। क्रमिक मतलब एक सिस्टमैटिक, एक सीक्वेंस पैटर्न में क्या होंगे? इसके अवयवी कण व्यवस्थित होंगे। तो उसी को हम क्या कहेंगे? रावा ठोस कहते हैं। ठीक है, रावा ठोस क्या होता है जी?
रावादार ठोस का सिंपल परिभाषा है, इसको बस याद कर लेना है, बहुत बार पूछा गया है तो इसलिए हम बता दे रहे हैं। रावादार ठोस क्या होता है, एक निश्चित क्या होते हैं, अभिलाक्षणिक ज्यामितीय आकृति होता है। इसका एक निश्चित अभिलाक्षणिक ज्यामितीय आकृति होता है और इसके अवयवी कण क्रमिक रूप में व्यवस्थित होते हैं। एक सीक्वेंस पैटर्न में इसके क्या होंगे, इसके अवयवी कण उपस्थित होंगे। और इसका एग्जाम्पल याद रख लेंगे कि ऐसा कौन है जी जिसका रावा ठोस है, तो एक हम कह सकते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl होता है, ये एक क्या है, रावादार ठोस होता है। ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड क्या होता है, ये एक क्या होता है, रावादार ठोस होता है। ठीक है, चलिए जी, तो इसको केवल ये पूछा गया है आपसे ना, मैं देखा हूं खुद, मैं बिहार बोर्ड के स्टूडेंटों को बहुत एनालिसिस कर रहा हूं और करके हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि आप में यूपी बोर्ड का भी मैं पढ़ाता हूं, आपको पता ही होगा कि हमारा मेन चैनल का नाम है ब्रदर सर, जिस पर लगभग 1 लाख से भी अधिक स्टूडेंट उस पर जुड़े हुए हैं, आपको पता तो है ना, तो आप जाकर चेक भी कर सकते हैं, उस पर हम करा रहे हैं। आप में क्या है ना, बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव ज्यादा पूछता है, ये अब भी जानते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव 50% सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव में ना जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो शॉर्ट टाइप या लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मतलब ना के बराबर वो पूछे जाते हैं जी। बहुत ही सिंपल सा सब्जेक्टिव पर अगर आप ध्यान देते हैं तो आपको याद हो जाएंगे। परंतु वही आप यूपी बोर्ड में चले जाएं, एमपी बोर्ड में चले जाएं, वहां पे सब्जेक्टिव बड़े बड़े 3-3, 2-2 पेज के पूछे जाते हैं। तो ये सब बातें हैं दोस्त, तो इसीलिए सिंपल सा आपको जो दिया जा रहा है सब्जेक्टिव भी तैयार करें, फोकस के साथ करें। मैं जानता हूं कि सब्जेक्टिव पर व्यूअरशिप जो आता है पता नहीं क्यों कम आता है, क्योंकि आप लोग को लगता है सर ऑब्जेक्टिव तैयार कर लेंगे ना सब हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है दोस्त, मेहनत करना पड़ेगा दोनों पर, तभी जाकर हमें नंबर अच्छे आएंगे। अगला आता है शॉर्टकीय दोष किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ परिभाषा दीजिए। तो हमसे यहाँ पे पूछा गया कि शॉर्टकीय दोष क्या होते हैं। अब शॉर्टकीय दोष क्या होते हैं जी, तो यहाँ पे हमसे कहा गया क्या बात कहा गया कि आयनिक क्रिस्टलों में धनायन व ऋणायन समान संख्या में क्रिस्टल के जालक बिंदु को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, तो उसी को शॉर्टकीय दोष कहते हैं। अब आपको नहीं समझ में आया होगा तो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूंगा ये हमसे क्या बातें कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि क्रिस्टलीय मतलब आयनिक क्रिस्टल। अब आयनिक क्रिस्टल आप समझ रहे हैं किसे कहते हैं। आयनिक क्रिस्टल मतलब ये होता है कि जैसे कि सपोज दैट ये हमारे पास एक गोला है, दूसरा सपोज दैट ये फर्स्ट गोला, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 गोला हम बनाते हैं, 1 2, ये सभी एक समान गोले हैं। ये सभी क्या है, एक समान, यहां पे हमने गोला ले लिया। ठीक है, अब एक गोला है हमारा धनात्मक, एक है ऋणात्मक, एक है धनात्मक, एक है ऋणात्मक, एक है हमारा ऋणात्मक, एक है धनात्मक, एक है ऋणात्मक, एक है धनात्मक, फिर ये प्लस माइनस है तो ये प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर अब ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। तो देख सकते हैं आपको क्या है यहाँ पे ये जो ये सभी अवयवी कण है, ठीक है ना। तो और ये जो देखिए ये प्लस माइनस अवयवी कण है, परंतु ये जो गोला है ना ये जालक बिंदु हम इसको कहते हैं। ये क्या है हमारा जालक बिंदु कहते हैं। तो जालक बिंदु में ये सभी एक दूसरे से क्या है, अटैच हैं। जालक बिंदु में ये सभी एक दूसरे से क्या है, इस तरीके से जुड़े हुए हैं। जालक बिंदु में ये सभी एक दूसरे से जालक बिंदु में एक दूसरे से ये क्या हुआ है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये आपको याद रखना है। देख लीजिए, ठीक है, यहां पे देख लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा एक हम कह सकते हैं ये आयनिक क्रिस्टल है। ये क्या है जी, आयनिक क्रिस्टल। तो हम कह रहे हैं कि आयनिक क्रिस्टल ये है, इसका टोटल नाम क्या है, आयनिक
क्रिस्टल, तो ये हमारा आयनिक क्रिस्टल है, ठीक है ना, ये हमारा आयनिक क्रिस्टल है। और ये हमारे क्या है, इसी को कहते हैं, ये हमारा जालक बिंदु है, जालक बिंदु, ये हमारा जालक बिंदु है। तो हम यही कह रहे हैं, ध्यान से अगर समझें तो आयनिक क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन, देख सकते हैं कि धनायन है और ऋणायन है, ठीक है, ये किसमें है, जालक बिंदु में है। तो यहाँ पे अगर सपोज दैट ऐसा हम कहते हैं कि आयनिक क्रिस्टल है, इसमें समान मात्रा में धनायन, मतलब एक धनायन निकल रहा है, जालक बिंदु को छोड़ रहा है, तो एक ही ऋणायन भी अपना जालक बिंदु को छोड़ रहा है। और ये क्या होते हैं, अपने जालक बिंदु को छोड़कर ये बाहर, धनायन और ऋणायन ये बाहर निकल जा रहे हैं, ठीक है, ये बाहर निकल जा रहे हैं। तो वही बात हम कह रहे हैं कि आयनिक क्रिस्टलों में धनायन और ऋणायन समान संख्या में क्रिस्टल के जालक बिंदु को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, तो शॉटकीय दोष कहते हैं। समझ के ना, परिभाषा यूं ही याद हो गया होगा कि आयनिक क्रिस्टल में समान मात्रा में धनायन और ऋणायन अपने जालक बिंदु को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं, तो इस दोष को ही हम शॉटकीय दोष कहते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसानी से हमने आपको समझाने का यहाँ पे प्रयास किया है, ठीक है ना, इसलिए हमने किया है कि जिससे कि आपको फिगर हमने टाइम दिया, क्योंकि आपको समझ में आ जानी चाहिए मोस्टली, क्योंकि हम पढ़ाई इसीलिए रहे कि आपको एक एक चीज रटना ज्यादा ना पड़े, समझ कर याद कर लें। जैसे कि यहाँ पे हम कह सकते हैं NaCl हो गया, KCl हो गया, ETC, ये सभी क्या है, ये हमारे शॉटकीय दोष के क्या है, उदाहरण है। अगला हमारा यहाँ पे आता है कि इसके नोट्स में कुछ पॉइंट याद रखेंगे। सबसे पहले, यह दो आयनिक क्रिस्टलों में पाए जाते हैं, ये क्या होते हैं, दो आयनिक क्रिस्टलों में पाए जाते हैं। दूसरी बात, यह एक प्रकार का बिंदु दोष होता है। बिंदु दोष क्यों, क्योंकि चारों तरफ तो सीक्वेंस पैटर्न में, मतलब क्या है, सभी और अरेंज है, केवल कुछ ही अवयवी कण हैं जो क्या होते हैं, अपने जालक बिंदु को छोड़कर निकले हैं, इसलिए इसे बिंदु दोष भी कहते हैं। और यह एक प्रकार का रस समीकरणमितीय दोष भी होता है। बिल्कुल सही बात है जी, क्योंकि ये एक रस समीकरणमितीय दोष, क्योंकि यहाँ पे देखिए अवयवी कण खाली, जो जालक बिंदु है खाली हो गया कि नहीं। और रस समीकरणमितीय दोष का प्रकार जो होता है वो रिक्तिका दोष भी होता है। तो यहाँ पे रिक्तिका दोष टाइप से आ रहा है कि नहीं, क्योंकि रिक्त हो गए हैं, वो जालक बिंदु खाली हो गया है कि नहीं, बिल्कुल खाली हो गए हैं। तो यही बात यहाँ पे बोला गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ गए। चलिए जी, मैं आशा करता हूं समझ गए होंगे। अगला हमारा आता है फ्रेनल दोष। अब फ्रेनल दोष क्या होते हैं, उदाहरण के साथ समझाना है। फ्रेनल दोष का परिभाषा में पहले पढ़ देते हैं, फिर समझाएंगे, याद हो जाएगा। कह रहा है कि किसी आयनिक ठोस में से कुछ आयन अपने जालक बिंदु को छोड़कर अंतराकाशीय स्थल में आ जाते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रेनल दोष कहते हैं। मतलब क्या होते हैं, मतलब कोई भी आयनिक ठोस है, उसमें से कुछ आयन या कुछ इलेक्ट्रॉन अपने क्या होते हैं, जालक बिंदु को छोड़कर अंतराकाशीय स्थल में चले आएंगे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं हमारा फ्रेंकल दोष। जैसे कि आपने अभी इस प्रकार से कुछ देखा होगा, जो हमने यहाँ पे हमने क्या बनाया था, आयनिक ठोस हमने एक बनाया था, जिसमें आपने बहुत ही अच्छे तरीके से आपने सब कुछ ये देखे हैं। यहाँ पे देखिए, ये हमारा धनात्मक है, ये ऋणात्मक, ये धनायन, ये ऋणायन, ये ऋणायन, धनायन, माइनस, प्लस, ठीक है, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस।
तो देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या है, हमारा एक आयनिक क्रिस्टल बन गया है, या आयनिक हम कह सकते हैं ठोस बन गया है। तो जब किसी आयनिक ठोस में जो अवयवी कण होते हैं, कोई भी एक ही की बात कर रहे हैं, कोई भी एक मान लेते हैं, कोई भी एक अवयवी कण अपने जालक बिंदु को छोड़कर अंतराकाशीय स्थल में चले जाते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे चला आया, इसी को, ये वाला जो कक्ष हमें दिखाई दे रहा है बीच में, इसी को अंतराकाशीय स्थल कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं जी, अंतराकाशीय स्थल कहते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, जब मतलब किसी आयनिक ठोस में धनायन जो होते हैं, किसी आयनिक ठोस में जो अवयवी कण होते हैं वो अपने जालक बिंदु को छोड़कर अंतराकाशीय स्थल में चले आते हैं, तो इस दोष को हम क्या कहते हैं, फ्रेनल दोष कहते हैं। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया? क्या यही बात लिखा गया है, किसी आयनिक ठोस में से कुछ आयन, किसी आयनिक ठोस में से कुछ आयन अपनी जालक बिंदु को छोड़कर, अपने जालक बिंदु को छोड़कर अंतराकाशीय स्थल में आ जाते हैं, अंतराकाशीय स्थल में आ जाते हैं, तो उसे हम फ्रेंकल दोष कहते हैं। समझ गए ना? अगली बात, यहाँ पे नोट्स में कुछ पॉइंट याद रखेंगे। यह दोष आयनिक ठोसों में पाया जाएगा, केवल आयनिक ठोस में, क्योंकि आयनों में टूटेंगे तभी तो निकलेंगे ना। दूसरी बात, यह एक बिंदु दोष होता है, यह एक रस समीकरण मितीय दोष होता है। तो ये भी बात आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, चलिए जी, तो आशा करता हूं समझ के होंगे। और आगे बढ़े हम। स्क्रीनशॉट आप ले रहे हैं तो ले लीजिएगा अच्छे तरीके से, मैं देख लूँ ना वीडियो अच्छा बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, अभी तो हमने 9th क्वेश्चन ही देखे हुए, 10वां हमारा क्वेश्चन आ जाता है, जो है कि शॉटकीय दोष और फ्रेंकल दोष में के बीच अंतर बताइए। तो चलिए जी, इसका अंतर हम देख लेते हैं, शॉटकीय दोष और फ्रेंकल दोष। ठीक है ना, एक एक को तुलना करके याद कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। शॉटकीय दोष मतलब इसमें समान संख्या में धनायन और ऋणायन क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं। समान संख्या में धनायन ऋणायन क्रिस्टल से बाहर निकलेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें धनायन अपने जालक बिंदु को छोड़कर अंतराकाशीय स्थल में चले जाते हैं। ठीक है, दोनों में अंतर है। इसमें धनायन और ऋणायन समान संख्या में क्रिस्टल से ही बाहर निकलेंगे, और इसमें कोई भी धनायन अपने जालक बिंदु को छोड़कर अंतराकाशीय स्थल में आ जाते हैं। ठीक है, यहां पे देख लीजिए, ये क्या था, शॉटकीय दोष था। तो इसमें क्या होता है, धनायन और ऋणायन अपने जालक बिंदु को छोड़कर क्रिस्टल से ही बाहर निकल गए हैं, तो ये शॉटकीय दोष है। और फ्रेंकल दोष का मतलब कि कोई भी धनायन है अपने जालक बिंदु को छोड़कर अंतराकाश स्थल में ही आ जाएगा, तो उसे हम फ्रेंकल दोष कहते हैं। दोनों समझ के। इसमें क्या होता है, इसमें धनायन और ऋणायन का आकार लगभग समान होता है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, इसमें धनायनों का आकार छोटा होता है और ऋणायनों का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। फिगर में हमने एक ही समान बनाया है, बट याद रखिएगा आप ये बातें। अगला, इस दोष में आयनिक क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं। इस दोष में जो आयन क्रिस्टल है, आयन जो है ना, इस दोष में जो हमारे आयन है, मतलब धनायन या ऋणायन है, वो क्रिस्टल से ही बाहर निकल जाते हैं। और इसमें जो आयन है ना, वो अंतराकाश में चले जाते हैं। समझ रहे हैं? अगली बात, इस दोष में क्रिस्टल का उपसंयोजक संख्या अधिक होता है। मतलब शॉटकीय दोष में क्रिस्टल का उपसंयोजक संख्या हाई होता है, अधिक होता है, और फ्रेंकल दोष में क्रिस्टलों का उपसंयोजक संख्या क्या होता है, कम होता है। तो ये आप तुलना करके याद करेंगे, 5 मिनट भी नहीं लेंगे, याद हो जाएंगे। समझ गए हैं? स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए जी, नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आता है 11th नंबर क्वेश्चन, मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या है। मोलल उन्नयन स्थिरांक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये हमारा टॉपिक आ गया है। आप समझते हैं जी, मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे परिभाषा क्या लिखा गया है कि 1 किलोग्राम विलायक में विली का 1 मोल घोलने पर विलयन के क्वथनांक में जितने की वृद्धि होती है, उसे हम मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। मतलब सपोज डेट ये हमारे पास एक बर्तन है ये सपोज डेट ये हमारे पास एक बर्तन है, यहाँ पे बता दे रहे हैं। ये सपोज डेट हमारे पास एक बर्तन है, और इसमें हमने 1 केजी इसमें विलायक हमने घोल दिया है, सॉरी घोल दिया नहीं, मतलब इसमें विलायक है, और वो भी कितना है, 1 केजी है। ठीक है ना, 1 केजी विलायक है। 1 केजी मतलब 1 केजी
पानी है, ठीक है ना। इसमें किलोग्राम में लेना है विलायक को। तो जब किसी विलायक मतलब 1 केजी विलायक में यदि हम क्या कर देते हैं, यदि कोई विलेय है, यदि कोई हमारे पास विलेय है, विलेय पदार्थ है जैसे कि चीनी है, नमक है, तो विलेय का 1 मोल, विलेय का 1 मोल हम क्या कर देते हैं, विलेय का 1 मोल हम इसमें घोल देते हैं। तो घोल देंगे ना, तो पहले विलायक था, अब इसमें विलेय भी घुल गया है। तो जब विलायक और विलेय आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाता है, विलयन बन जाता है। क्या बन जाएगा जी, विलयन बन जाएगा। तो विलयन के जो विलयन बनेगा, इसकी क्वथनांक में, इसकी क्वथनांक में जितने की क्या होगी, जितने की वृद्धि होगी, उसी को हम क्या कहते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। बताइए समझ में आ गया ना। हमने क्या बताया, जब किसी विलायक मतलब 1 किलोग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल घोलने पर विलयन के क्वथनांक में जितने की वृद्धि होती है उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे Kb से प्रदर्शित करते हैं। आशा करता हूं समझ के होंगे। चलिए जी, तो ये सबसे पहले परिभाषा याद रखिएगा। दूसरी बात यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आता है फॉर्मूला। अब वो फॉर्मूला भी यहाँ पे लिख लीजिए। यहाँ पे फॉर्मूला आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, m = 1000 इंटू KB इंटू स्मॉल w इंटू del TB इंटू कैपिटल W। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे TB क्या, del T लिख दे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप याद रखिएगा। जहां पर ये क्या है, M क्या है, तो M है हमारा विलेय का क्या है, यह हमारा क्या है, विलेय का अणुभार है। तो यहाँ पे मैं नाम लिख दे रहा हूं सभी का, क्योंकि याद रखेंगे नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये M क्या है, विलेय का अणुभार। यहाँ पे Kb क्या है, तो यही हमारा Kb है, क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। यही हमारा मोलल उन्नयन स्थिरांक है। यहाँ पे स्मॉल w क्या है, यही है विलेय का भार। यहाँ पे del T क्या है, ये क्वथनांकों में उन्नयन है, क्वथनांक में उन्नयन। ये कैपिटल W क्या है, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। तो चलिए जी, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सभी का हमने यहाँ पे नाम लिख दिए हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चन है, नोट डाउन करते हुए चलिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि आइसोट्रोपिन विलयन किसे कहते हैं। अब आइसोट्रोपिन विलयन क्या होता है, एक एक करके समझ लेते हैं। आइसोट्रोपिन विलयन का मतलब दिए गए ताप पर समान परासरण दाब, ठीक है ना, समान परासरण दाब वाले विलयन समान परासरणीय विलयन कहलाते हैं। मतलब सिंपल सी बात है ना, यहाँ पे अगर आप समझे आइसोट्रोपिन विलयन या इसे कहते हैं समपरासरणीय विलयन। समपरासरणीय विलयन का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई भी विलयन, ऐसा कोई भी विलयन जिस पर क्या कर रहे हैं, जिस पर समान क्या लगाएं, समान परासरण दाब लगाएं। ऐसा कोई भी विलयन जिस पर हम क्या करते हैं, जिस पर समान परासरण दाब लगाएं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, समपरासरण विलयन कहते हैं। तो वही बात लिया गया है कि दिए गए ताप पर, ताप मतलब एक निश्चित ताप होना चाहिए, तो दिए गए ताप पर समान परासरण दाब वाले विलयन समपरासरणीय विलयन कहलाता है। समान परासरण दाब वाला जो विलयन होता है उसे समपरासरणीय विलयन कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे विलयन अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक किए जाते हैं। ऐसे विलयन को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा अलग किए जाते हैं और उनके मध्य परासरण नहीं होता है। उनके मध्य क्या होता है, परासरण की क्रिया नहीं होती है। ये जब कब आपको ज्यादा समझ में आएगा, जब आपको परासरण किसे कहते हैं, परासरण दाब किसे कहते हैं, ये सब समझ में आएगा, तभी जाकर आपको ये पूरी परिभाषा समझ में आएगा। ये अर्धपारगम झिल्ली क्या होता है, ठीक है। तो
ये सब चीजें उसी में आपको समझ में आएंगे। चलिए परिभाषा बहुत ही सिंपल करके हमने बता दिया है। समपरासरणीय विलयन का मतलब कि दिए गए ताप पर समान परासरण दाब वाले विलयन को समपरासरणीय विलयन कहते हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, इस विलयन को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा अलग किया जाता है और इसमें परासरण की क्रिया नहीं होती है। सिंपल सा है, इसमें कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। अगला हमारा आता है 13 नंबर हमारा क्वेश्चन आता है कि विलयन की मोललता और मोललता को समझाइए। तो विलयन की मोलरता किसे कहते हैं अगर हम समझें तो किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या मोललता कहलाता है। मतलब क्या है कि मोलरता, यहां पे अगर हम लिखें मोलरता इक्वल टू होता है विलय का मोल बटे विलयन का आयतन, और वो भी किसमें, लीटर में। तो ये बातें आपको याद रखनी है। ये देख लीजिए, ये हमने क्या बताया, मोलरता इक्वल टू विलय का मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जब किसी विलयन में, मतलब किसी विलयन, कोई भी विलयन है, ठीक है ना, तो जब मान लेते हैं विलयन का आयतन जो लीटर में हम ले रहे हैं, मान लेते हैं इसको विलयन को हम 1 लीटर ले लेते हैं, तब यही कह रहे हैं कि जब किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाता है। वही लिखा है किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाता है। ये हमारा उसका फॉर्मूला हो गया। अगर हम चाहें तो इसका, ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया, और इसी को अपडेट करके भी हम लिख सकते हैं। क्या होता है, मोलरता इक्वल टू क्या हो सकता है, विलय का मोल इक्वल टू होता है भार बटे अणुभार। तो क्या लिख सकते हैं, विलय का भार बटे अणुभार। तो यहां पे हम लिख सकते हैं विलय का भार बटे विलय का अणुभार, विलय का ही अणुभार अगुणे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन वो भी किसमें, लीटर में। तो ये भी बात आपको याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है। विलय के भार बटे विलय का अणुभार बटे विलयन का आयतन। क्यों, क्योंकि मूल बराबर होता है भार बटे अणुभार, इसलिए विलय का भार और अणुभार नीचे हमने लिख दिया है। तो ये दोनों परिभाषा, दोनों फॉर्मूला भी याद रखिएगा। आवश्यकता अनुसार परिभाषा हम फॉर्मूला का यूज करते हैं। इसका एक मात्रक आप याद कर लीजिएगा, इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, ठीक है। चलिए अगला आता है मोललता किसे कहते हैं, तो किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोललता कहलाता है। मतलब क्या बताया है, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोललता कहलाता है। मतलब सिंपल सी बात करें, मोललता का फॉर्मूला होता है, मोललता इक्वल टू होता है विलय का मोल बटे विलायक का मोल, और वो भी किसमें, किलोग्राम में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमने लिख दिया मोललता इक्वल टू विलय का मोल बटे विलायक का मोल। तो अगर हम कह रहे हैं ये विलायक का मोल जो होना चाहिए वो किलोग्राम में, मतलब केजी में होना चाहिए। तो यदि हम कह रहे हैं कि विलायक का मोल अगर हम ले लेते हैं 1 केजी,
तो हम यही कह रहे हैं कि किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाता है। या हम ये कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाता है। वही लिखा गया है, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाता है। आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। इसी फॉर्मूले को अगर हम चाहें तो अपडेट करके भी लिख सकते हैं, मोललता इक्वल टू क्या होता है, विलेय का भार बटे अणु भार गुणे विलयन का आयतन। विलयन का आयतन, अब वो भी किसमें, विलयन का आयतन जो होना चाहिए वो किलोग्राम में होना चाहिए, सॉरी विलयन नहीं, विलायक का आयतन ना, विलायक, ठीक है। तो ये बाबू देख लीजिएगा, यहां पे क्या लिख दिया गया, मोललता इक्वल टू होता है विलेय का भार बटे अणु भार बटे विलायक का आयतन। तो ये आप याद रखेंगे, मैं आशा करता हूं समझ के होंगे। यहाँ पे याद रखेंगे एक और चीज कि इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है मोल प्रति किलोग्राम। तो ये बात आप याद रखेंगे, मोल प्रति किलोग्राम इसका मात्रक होता है। स्क्रीनशॉट आप ले लिए ना, ले लीजिए, नहीं लिए हैं तो हाँ जी, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर आगे हम बढ़ रहे हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, परासरण और विसरण में अंतर क्या है। तो परासरण और विसरण में अंतर हमें बताना है। तो यहाँ पे एक और हमने परासरण लिख दिया, एक और विसरण लिख दिए हैं। चलिए एक एक करके समझ लेते हैं। परासरण का मतलब, परासरण की क्रिया अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा होती है। परासरण की जो क्रिया होती है अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा होती है, और जो विसरण की क्रिया होती है वो अर्धपारगम झिल्ली द्वारा नहीं होती है। अभी आपको समझ में आएगा कि अर्धपारगम झिल्ली क्या होता है जब परासरण, अभी दाब आगे हम क्वेश्चन कराने वाले हैं तो समझ में आएगा। दूसरी बात, यह केवल द्रव के अणु भाग लेते हैं, मतलब परासरण की क्रिया में केवल द्रव के ही अणु भाग लेंगे, या द्रव के जगह पर विलायक के अणु ही भाग लेते हैं, ये भी कह सकते हैं। विसरण में याद रखेंगे, इसमें द्रव और गैस दोनों के अणु भाग लेते हैं, ठीक है ना। अगली बात यहाँ पे क्या गया, इसमें केवल विलायक के अणु गति करते हैं। वही बात, द्रव को अभी हमने कहा ना विलायक, तो विलायक के अणु इसमें गति करते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें विलेय और विलायक दोनों की ही अणु गति करते हैं। जैसे कि इसमें अगर हम बात करें तो जैसे एक ये बर्तन है, अब बीच में हमने अर्धपारगम झिल्ली लगा दिया, और इधर क्या है, इधर हमारा है विलायक, इधर विलायक है। तो विलायक के जो अणु होंगे वो विलयन की ओर इस तरीके से आएंगे अर्धपारगम झिल्ली को पार करके, तो इसी को परासरण की क्रिया कहते हैं। अब विसरण का मतलब, जैसे कि परफ्यूम समझते हैं, परफ्यूम इत्र होता है, हमने एक अपने मान लेते हैं पूरी कमरा है, कमरे के एक कोने में जाकर अपने परफ्यूम को मार देंगे, एक स्प्रे कर दें तो पूरे रूम में वो स्प्रे क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, उसकी महक सुगंध उसकी फैल जाएगी। तो वही होता है, उसी को विसरण कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। चलिए जी, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं एक एक करके। चलिए अब हम आपको समझा देते हैं कि परासरण दाब क्या होता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप भी जानते हैं इसी को परासरणीय दाब भी कहा गया है या परासरण दाब भी कहते हैं। चलिए जी, तो यहां पे क्या लिखा गया है, जब किसी विलयन और शुद्ध विलायक को एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तो शुद्ध विलायक के अणु विलयन की ओर गति करने लगते हैं, अर्थात परासरण की क्रिया होने लगती है। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त दाब परासरण दाब कहलाता है। मैं जानता हूं बिल्कुल कि इस तरीके से समझ में आपको नहीं आएगा ना, आया भी नहीं होगा, नहीं आया ना। चलिए हम आपको समझाते हैं, इसलिए थोड़ा हम फास्ट ही पढ़ दिए उसको। चलिए हम आपको समझाने के लिए है ना, हम है तो क्या गम है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। अदरवाइज चैनल बने होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए ही हम इतना मेहनत कर रहे हैं,
तो मैं चाहूँगा कि बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हमें सपोर्ट करें, अपना प्यार दिखाएं, हमें भी दिखाएं, सभी टीचरों को दिखाते हैं, आप हमें भी दिखाएं। और मुझे विश्वास भी है कि जिन स्टूडेंटों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा वो ज़रूर सपोर्ट करेंगे, ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और अपना एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। हाँ जी, चलिए ये हम समझा देते हैं, अभी ना कीजिए, समझा देते हैं। अगर आपको समझ में आ जाएगा ना तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं आएगा तो मत कीजिएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हमारा एक ये बर्तन है, अब बर्तन के बीच में हमने एक अर्ध पारगम झिल्ली लगा दी है। ये क्या है? इसका नाम है अर्ध पारगम्य झिल्ली। ये अर्ध पारगम झिल्ली है, एक झिल्ली की तरह ही है, परंतु ये झिल्ली ही है अर्ध पारगम झिल्ली। इसकी कुछ खासियत होती है। अब ये क्या होता है कि अर्ध पारगम झिल्ली है, अब इधर क्या भरे हुए हैं? इधर भरा हुआ है शुद्ध, अगर हम इसको थोड़ा सा इरेज करके और थोड़ा सा छोटा कलर में लिखते हैं, छोटा सा, इधर क्या भरे हुए हैं? इधर भरे हुए हैं शुद्ध विलायक, इधर है शुद्ध विलायक, इधर क्या भरे हुए हैं? इधर है विलियन, इधर है विलियन। तो यहां पे हम ये कह रहे हैं कि यहां पे अगर आप ध्यान से समझें तो यहां पे देखिए दो चीजें हम आपको समझाना चाहेंगे। सबसे पहले देखिए विलियन जो होता है वो गाढ़ा होता है, क्योंकि विलियन में विलायक भी होते हैं और प्लस विलियन भी होते हैं। जैसे कि विलियन का मतलब जैसे कि पानी है और इसमें चीनी भी मिला हुआ है, तो पानी और चीनी का मिश्रण विलियन कहलाएगा। अब विलायक में ओनली पानी है, ओनली पानी, समझ रहे हैं? एक एग्जाम्पल हम बता रहे हैं कि इधर पानी है, इधर पानी और चीनी दोनों का मिश्रण है। तो ये जाहिर सी बात है ये गाढ़ा होगा, ये कम गाढ़ा होगा। तो जब किसी शुद्ध विलायक और विलियन को एक अर्ध पारगम झिल्ली द्वारा हम इसको अलग करते हैं, पृथकृत करते हैं, पृथक करते हैं, मतलब अलग करते हैं। तो जब अलग करेंगे ना तो बहुत समय तक, कुछ देर तक रखेंगे तो कोई डिफरेंट नहीं होगा, दोनों अलग अलग ही होंगे। पर लगभग 30 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे इस तरीके से अलग रख देंगे तो देखेंगे कि शुद्ध विलायक के जो कण है ना वो विलियन की ओर तेजी से आने लगेंगे, विलियन की ओर तेजी से आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इसके कणों के बीच की दूरी अधिक होती है और इनके कण, अब विलेय विलायक दोनों है तो इनके कण बहुत ही पास पास है, तो ये कण तेजी से गति करते हैं। अब जाहिर सी बात है भीड़ कम होगा तो वहां तेजी से आप दौड़ पाएंगे, तो इसके कण तेजी से गति करते हैं। इसी के कारण ये जो अर्ध पारगम झिल्ली है इसको पार करके शुद्ध विलायक के जो अणु होते हैं अर्ध पारगम झिल्ली को पार करके विलियन की ओर आ जाते हैं, ठीक है ना। और इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। तो अगर कोई परासरण का परिभाषा पूछ दे तो आप क्या कहेंगे? सुन लीजिए, हमेशा याद हो जाएगा। कहेंगे दोस्त कि जब किसी शुद्ध विलायक, आप क्या कहेंगे? जब शुद्ध विलायक और विलियन को एक अर्ध पारगम झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तो शुद्ध विलायक के अणु विलियन की ओर आने लगते हैं। तो इस क्रिया को ही हम परासरण की क्रिया कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं जी? इसी को परासरण की क्रिया कहते हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा परासरण। यही बात लिखा गया है कि जब किसी विलियन और शुद्ध विलायक को एक अर्ध पारगम झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तो शुद्ध विलायक के अणु, देख लीजिए, तो शुद्ध विलायक के अणु विलियन की ओर क्या करने लगते हैं? गति करने लगते हैं। अर्थात परासरण की क्रिया, अर्थात परासरण की क्रिया होने लगती है ना। आप समझिएगा, इतनी बात समझ के उसके बाद कह रहा है कि ये परासरण की क्रिया ना हो। अगर हम चाहते हैं कि ये परासरण की क्रिया ना हो, परासरण की क्रिया ना होने का मतलब कि शुद्ध विलायक के जो अणु है विलियन की ओर ना आए, इसके लिए हम क्या करेंगे? इस विलियन पर हम बाहर से एक दाब लगाते हैं। इस विलियन पर बाहर से हम क्या लगाएंगे? दाब लगाएंगे। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलियन पर लगाया गया अतिरिक्त दाब ही परासरण दाब या परासरणीय दाब कहलाता है। समझ रहे हैं? मतलब परासरण की क्रिया न हो इसके लिए विलियन पर जो दाब लगाया जाता है उस दाब को परासरण दाब कहते हैं। यही बात हमने लिखा है कि जब किसी विलियन और शुद्ध विलायक को एक अर्ध, यहां पे मैं बोल दे रहा हूं परिभाषा, यहीं से याद कीजिए, जब किसी शुद्ध विलायक और विलियन को एक अर्ध पारगम झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तो शुद्ध विलायक के अणु विलियन की ओर गति करने लगते हैं। अर्थात
परासरण की क्रिया होने लगती है। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया दाब परासरण दाब कहलाता है। समझ गए होंगे ना। चलिए जी, आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। परासरण दाब के एक फॉर्मूला याद रखेंगे, पाई इक्वल टू CRT, ठीक है ना। CRT, जहां C क्या है, मोलरता है, यहाँ पे R क्या है, R है गैस नियतांक, T क्या है, परम ताप है, अब पाई क्या है, परासरण दाब है। चलिए जी, 16 नंबर हमारा जो क्वेश्चन आता है, अब इसको भी हम समझ लेते हैं। हाँ जी, क्या कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन, आदर्श विलयन अनादर्श विलयन में अंतर बताइए। ये तो हम कितनी बार बता चुके हैं कि आदर्श विलयन का मतलब जो राउल्ट्स के नियम का पालन करेगा वो विलयन आदर्श विलयन होगा, और जो नहीं करेगा अनादर्श विलयन होगा। तो ये आदर्श विलयन मतलब ऐसा विलयन जो राउल्ट्स के नियम का पालन करता है, उसे हम आदर्श विलयन कहते हैं। और अनादर्श विलयन ऐसा विलयन जो राउल्ट्स के नियम का पालन नहीं करता है, अनादर्श विलयन कहलाता है। समझ के होंगे, ठीक है। अगला आता है 17 नंबर क्वेश्चन, क्यों किसी तरल में अउड़नशील ठोस घूले डालने पर उसका वाष्प दाब में कमी आ जाता है। मतलब यहाँ पे कह रहा है क्यों किसी तरल में, तरल मतलब हम कह सकते हैं किसी विलायक में, कोई विलायक मतलब जैसे कि तरल मतलब यहाँ पे समझिएगा कोई पानी है, तो क्यों किसी पानी में अउड़नशील ठोस पदार्थ घुलने पर, अउड़नशील का मतलब होता है जिसको कितना भी गर्म कर दे वो वाष्प में नहीं बदलेगा, जैसे कि नमक हो गया NaCl। तो अउड़नशील ठोस विलेय को अगर हम घोल देते हैं तो घोलने पर क्या होता है, उसका वाष्प दाब में कमी आता है। क्यों उसके वाष्प दाब में कमी आता है जी, तो यहाँ पे हम वही बात लिखे हैं, उत्तर में क्या लिखे हैं जी, कि जब किसी तरल मतलब पानी में अउड़नशील ठोस पदार्थ जैसे कि नमक को डालने पर उसका वाष्प दाब में कमी आता है। क्यों आता है, क्योंकि जब तरल में अउड़नशील ठोस घूल डालने पर, जब किसी तरल में अउड़नशील ठोस घोलने पर क्या होता है, कणों की संख्या बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है कणों की संख्या बढ़ेगी, जिसके कारण द्रव स्वतंत्र तल पर धीरे से टक्कर मारेंगे, जिसके कारण वाष्प दाब में कमी आती है। नहीं समझ में आया, मैं समझा देता हूं। देखिए बाबू, समझ में सबको आना चाहिए, मेरा यही लक्ष्य है, थोड़ा टाइम लेके कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे पहली बात कि मान लेते हैं जब कोई भी तरल होगा, सबसे पहले तरल होगा, तरल मतलब पानी होगा, तो पानी के कण इतने दूर दूर पर होंगे, जाहिर सी बात है पानी के कण इतने दूर दूर पर होंगे, तो ये तेजी से गति कर रहे होंगे, तो अपने ये जो स्वतंत्र तल है इस पर तेजी से टक्कर भी मार रहे होंगे, जिसके कारण वाष्प दाब क्या हो रहा होगा, ज्यादा हो रहा होगा। परंतु जैसे ही हमने क्या कर दिया, इसमें अउड़नशील ठोस पदार्थ को घोल दिए, अउड़नशील ठोस पदार्थ को घोलेंगे तो जाहिर सी बात है अउड़नशील ठोस पदार्थ के भी कण इसमें आ जाएंगे। अब जाहिर सी बात है अउड़नशील ठोस पदार्थ के भी इसमें कण आ जाएंगे, तो जब कण आ जाएंगे तो इनके बीच की क्या होगा, कणों की बीच की दूरी कम हो जाएगी। मतलब सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही हमने अउड़नशील ठोस विलेय को घोला तो इसमें क्या हो गया, सबसे पहला होगा कणों की संख्या क्या हो जाती है, कणों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण टक्करों की संख्या कम हो जाती है आपस में, मतलब ये तेजी से टक्कर नहीं कर पाते, ठीक है ना, जिसके कारण इनकी ये क्या हो जाते हैं, जिसके कारण कणों की संख्या बढ़ेगी, जिसके कारण ये तेजी से गति नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। और जब तेजी से गति नहीं करेंगे तो इसका मतलब टक्करों की संख्या क्या हो जाती है, घट जाती है। और जब टक्करों की संख्या घट जाती है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण ये स्वतंत्र तल पर तेजी से टक्कर नहीं मार पाते। जब ये स्वतंत्र तल पर इस पर तेजी से टक्कर मारेंगे तभी तो वाष्प दाब होगा। जब तेजी से टक्कर नहीं मारेंगे, जिसके कारण क्या होता है, वाष्प दाब जो होता है वो क्या होता है, घट जाता है, ठीक है। वाष्प दाब का मतलब समझ रहे ना, कि जैसे कि पानी को हम गर्म करेंगे तो पानी वाष्प में बदलता है, वही वाष्प दाब की प्रक्रिया है। तो यही बात लिखा गया है। देखिए जब किसी तरल में अउड़नशील ठोस घुले डालने पर वाष्प दाब में कमी आता है। क्यों कमी आता है,
क्योंकि जब किसी तरल में अउड़नशील ठोस घोलने पर कणों की संख्या बढ़ जाती है। देखिए कणों की संख्या सबसे पहले बढ़ेगी, जिसके कारण द्रव का स्वतंत्र तल धीरे से टक्कर मारता है। मतलब द्रव का जो ये स्वतंत्र तल है ना, उस पर कण तेजी से टक्कर, मतलब बहुत ही धीरे से टक्कर मारेंगे। टक्कर धीरे से मारने का मतलब टक्करों की संख्या घट जाती है, जिसके कारण क्या होता है, वाष्प दाब में भी कमी आता है। यही तो बात यहाँ पे लिखना है। आशा करता हूं आप लिख देंगे, ठीक है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। अगला आता है किसी घोल में मोलरता अमोलरता को स्पष्ट कीजिए। मोलरता अमोलरता को स्पष्ट करना है। चलिए जी हम समझा देते हैं। अगला हमारा यहाँ पे आता है, देख लेते हैं जी। हाँ जी, तो आपको समझ में आया ना, ये वाला नहीं, ये वाला हम पूछ रहे हैं, समझ में आया ना। परासरण दाब के बारे में हमने क्या एक बात कहा था कि अगर आपको परासरण दाब समझ में आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और नहीं आए तो ना कीजिएगा। तो क्या आपको समझ में आ गया है? अगर आ गया होगा तो सब्सक्राइब, अभी तक आपने अपना प्रॉमिस नहीं निभाए हैं तो ये निभा दीजिएगा, ठीक है ना। अदरवाइज आपके लिए मेहनत कर रहे हैं हम, और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी हम यहाँ पे कराने वाले हैं। मोलरता किसे कहते हैं कि किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाता है। अभी हमने मोलरता अमोलरता का परिभाषा अच्छे से समझाए हैं। इसमें क्या होता है, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाता है, मोलरता कहलाता है। यह ताप पर निर्भर करता है और यह ताप पर निर्भर नहीं करता है। दूसरी बात, मोलरता का जो मात्रक होता है मोल प्रति लीटर होता है या मोल लीटर इनवर्स, और मोलरता का मात्रक मोल किलोग्राम इनवर्स होता है। तो ये आप याद रख लेंगे, इसमें कुछ हार्ड ही नहीं है, अभी तो हमने सब बताया था इसमें। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। अगला आता है राउल्स का नियम। अब राउल्स के नियम में हमें क्या बातें बताई गई, देखिए इसमें बहुत ज़्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे, सिंपल सा है, सिंपल सा समझ लेते हैं। यहाँ पे हमें राउल्स ने हमें ये बताया कि किसी निश्चित ताप पर द्रव द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। मतलब अगर आप समझें तो सपोज डेट ये एक हमारे पास एक बर्तन है, ध्यान से बाबू समझिएगा, ये हमारे पास एक बर्तन है। अब इस बर्तन में विलयन भरा गया है। विलयन में 2 घटक कम से कम होना आवश्यक है, एक ए या एक बी, जैसे एक पानी है एक चीनी, इस तरीके से कुछ होना आवश्यक है। तो ये ए और बी मिलेंगे तभी जाकर तो विलयन बनेगा ना, बिल्कुल बनेगा। अब जो ए पदार्थ है ये भी द्रव है जी, ये भी कौन सा है, ये भी द्रव फॉर्म में है, और ये भी बी भी है वो भी द्रव में है। जैसे कि एक पानी है तो एक एल्कोहल है, दोनों द्रव अवस्था में होते हैं ना, लिक्विड अवस्था में, तो वही बात है जी। तो इस विलयन को हम क्या कहेंगे, द्रव द्रव विलयन कहेंगे। इस विलयन का नाम हम क्या देंगे जी, इस विलयन का नाम हम देंगे द्रव 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 विलयन। इस विलयन का नाम हम क्या देते हैं, द्रव द्रव विलयन देंगे। तो जब किसी, मतलब हम कह रहे हैं जब द्रव द्रव विलयन में उपस्थित, ठीक है, यहाँ पे हमें यही बात बताया गया, ये द्रव द्रव विलयन है। सपोज एट ए का हम मान लेते हैं कि ए जो पदार्थ है, ए का आंशिक दाब, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, मान लेते सपोज है कि ए का हम ऐसे कह देते हैं कि ए का आंशिक वाष्प दाब, ए का आंशिक वाष्प दाब मान लेते हैं सपोज डेट पी ए है। ऐसा हमने कहा कि मान लेते हैं कि ए का आंशिक वाष्प दाब, ए का आंशिक वाष्प दाब क्या है, पी ए है। तो उसी प्रकार बी का आंशिक वाष्प दाब क्या हो जाएगा जी, बी का आंशिक वाष्प दाब क्या हो जाएगा, पी बी हो जाएगा। अगर ए का आंशिक वाष्प दाब पी ए है तो बी का आंशिक वाष्प दाब पी बी हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। इसी प्रकार हम कह रहे हैं कि ए का अगर मूल प्रभाज क्या है, ए का मूल प्रभाज क्या है, एक्स ए है, तो उसी प्रकार बी का भी मूल प्रभाज क्या हो जाएगा, बी का मूल प्रभाज क्या हो जाएगा, बी का मूल प्रभाज क्या हो जाएगा, एक्स बी हो जाएगा कि नहीं। तो हमने अभी तक क्या बताया कि ए का मूल प्रभाज
हमने आपको क्या बताया जी कि A का आंशिक वाष्प दाब PA है और B का आंशिक वाष्प दाब PB है। इसी प्रकार अगर A का मूल प्रभाज XA है तो B का भी XB होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं ना। अभी आप सोचेंगे सर नियम आप याद नहीं करें, होगा जी, उसीलिए तो बता रहे हैं ये सब, समझिएगा। तो इतनी बात समझ गए ना, तो ये हमने माना हुआ है। तो राउल्ट्स ने हमें अपने नियम में क्या बताया, राउल्ट के अनुसार, राउल्ट्स के नियम के अनुसार हमें यही बात बताया गया, राउल्ट्स के नियम के अनुसार यही बात बताया गया कि स्थिर ताप पर द्रव विलयन, स्थिर ताप पर यदि ताप क्या हो, स्थिर हो, तो स्थिर ताप पर द्रव विलयन में उपस्थित किसी भी A और B दो घटक है ना, तो किसी भी घटक का आंशिक वाष्प दाब, मतलब मान लेते हैं A घटक का जो आंशिक वाष्प दाब है PA, वो A घटक के ही मूल प्रभाज के, A घटक के ही मूल प्रभाज के क्या होगा, समानुपाती होता है। समझ रहे हैं। अगर B घटक का आंशिक वाष्प दाब जो है, B घटक का जो आंशिक वाष्प दाब है वो B घटक के ही मूल प्रभाज के, वो B घटक के ही मूल प्रभाज के क्या होगा, समानुपाती होगा। ये बात आप याद रखिएगा। समझ रहे हैं। तो यही बात है जी। तो हम क्या आपसे कह रहे हैं, एक बार और सुन लीजिए। हम यही कह रहे हैं कि स्थिर ताप पर द्रव विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का, द्रव विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का आंशिक वाष्प दाब उसी घटक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। A घटक का जो आंशिक वाष्प दाब है वो A घटक के मूल प्रभाज के समानुपाती होगा। B घटक का जो आंशिक वाष्प दाब है वो B घटक के ही मूल प्रभाज के समानुपाती होगा। यही तो बात बताया गया है, यही लिखा गया है। निश्चित ताप पर या स्थिर ताप पर द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब, किसी भी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। आशा करता हूं समझ के होंगे। अगर हम इसको आगे, ये चाहे तो आगे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, या इसको आगे और सॉल्व कर देते हैं तो PA समानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहाँ पे PA नॉट इंटू XA आता है, और इसको सॉल्व करेंगे PB तो इक्वल टू PB नॉट इंटू XB आता है। चलिए मैं ज़्यादा इसके आगे नहीं, यहाँ पर भी इतना भी लिख देंगे तो आपको टोटल मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स ऐसे सोच रहे होंगे सर कितना डीप में ले जाते हैं, कितना आराम से बताते हैं। तो भैया मेरा यही मार्ग है, मैं ऐसे ही समझाता हूँ। अभी और भी हम समझाते, बट मैं जानता हूँ आपको ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो फिलहाल आप कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा इंटरेस्ट है कि नहीं है आपको। बिल्कुल होगा, तो ऑब्जेक्टिव भी पढ़ाई कीजिए, बट सब्जेक्टिव भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी विशेषकर ध्यान दीजिएगा। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। हाँ जी, चलिए अगला आता है हमारा मूल प्रभाज क्या है या मूल अंश क्या है। मतलब मूल प्रभाज या मूल अंश का परिभाषा याद रखेंगे, किसी विलयन में, मतलब किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक का मूल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मूल अंश कहते हैं। मतलब सिंपल सा अगर कहें मूल प्रभाज इक्वल टू क्या होता है, मूल प्रभाज इक्वल टू होता है विलय का मूल, देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखेंगे कि अगर विलय का अगर मूल प्रभाज हम ज्ञात कर रहे हैं तो ऊपर विलय का मूल लेंगे और नीचे क्या लेंगे, विलयन का मूल। ये लाइन आप जरूर याद रखेंगे, यहीं से आपको परिभाषा ही बोलना है। अगर आपने विलय का मूल प्रभाज ज्ञात करना है तो विलय का ही मूल ऊपर लेंगे, ठीक है। अगर आपको विलायक का मूल प्रभाज लेना है, विलायक का मूल प्रभाज लेना है तो उस समय पर विलायक का मूल ऊपर लेंगे और बटे विलयन का मूल क्या लेंगे, विलयन का मूल जो लेंगे वो नीचे लेंगे। ये भी बात आप याद रखिएगा।
तो यदि विलेय का अगर मूल प्रभाज लेना है, मूल प्रभाज ज्ञात करना है तो विलेय का मूल ऊपर, अगर विलायक का मूल प्रभाज ज्ञात करना है तो विलायक का मूल ऊपर लेना है। अब विलयन का मूल नीचे भी है, विलयन का मूल नीचे भी है। तो हम यही कह रहे हैं कि कोई भी विलयन है, कोई भी विलयन है तो ये दो घटकों से मिलकर बना होगा। एक हमारा होता है विलायक और एक हमारा होता है विलेय, यही ना जी, एक विलायक एक विलेय होता है। तो हम यही कह रहे हैं कि दो घटक, एक विलायक एक विलेय है। तो किसी विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का मूल प्रभाज, अगर किसी भी घटक का मूल प्रभाज उस घटक के मूलों की संख्या तथा कुल मूलों की संख्या के अनुपात को मूल प्रभाज कहते हैं। समझ रहे हैं? मतलब सिंपल सी बात यहां पे यही कहा गया कि कुल मूलों की संख्या नीचे, ये विलयन के मूल जो होते हैं यही कुल मूल होते हैं। तो या तो विलयन का मूल कह दें या कुल मूल कहें, दोनों बात एक ही है। तो हम क्या बताएंगे, किसी विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का मूल प्रभाज उस घटक के मूलों की संख्या तथा कुल मूलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। समझ रहे हैं? सिंपल सा तो है। अगर हमें विलेय का मूल प्रभाज ज्ञात करना है तो विलेय का मूल ऊपर लेंगे, अगर हमें विलायक का मूल प्रभाज ज्ञात करना है तो विलायक का मूल ऊपर लेंगे। सिंपल सा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे, ज्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे जी। ठीक है, अगला हमारा आता है वाष्प दाब किसे कहते हैं। तो वाष्प दाब द्रव वाष्प साम्य अवस्था पर द्रव के बर्तन, द्रव का वाष्प बर्तन, ठीक है ना, द्रव का वाष्प बर्तन और द्रव के स्वतंत्र तल पर जो दाब आरोपित होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को वाष्प दाब कहते हैं। मतलब सिंपल सी बात करें ना तो एक ये हमारे पास ये हमारा एक बर्तन है हमारे पास, सपोजेट ऐसा हम मान लेते हैं, ये हमारे पास एक बर्तन है और इसमें हमने यहाँ तक पानी को भर दिया है, इसमें यहाँ तक हमने पानी को भर दिया। ये हमारा क्या है, इसी को द्रव का स्वतंत्र तल कहते हैं, इसी को द्रव का स्वतंत्र तल इसी को कहते हैं। ठीक है ना। और ये जो हमारा बर्तन का साइड का है ना, इसी को हम बर्तन, यहाँ पे द्रव का वाष्प बर्तन जो कहा जा रहा है यही है जी, ये साइड का किनारा है, इसी को द्रव का वाष्प बर्तन कहते हैं। तो जो भी यहाँ पे हम मान लेते हैं ये हमने क्या भरा हुआ है, इसमें द्रव को हमने भर दिया है। तो जाहिर सी बात है कि द्रव के जो कण है इतने दूर दूर पर हैं। अब इसको अगर हम नीचे से गर्म करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम नीचे से गर्म करते हैं, तो ये क्या होगा, ये अपने स्वतंत्र तल पर द्रव के, देखिए सबसे पहली बात, द्रव के स्वतंत्र तल पर भी तेजी से टक्कर करेंगे और द्रव के वाष्प बर्तन मतलब इसके बर्तन पर भी ये स्वतंत्र तल में तेजी से टक्कर करेंगे ना। तो जो दाब, यही टक्कर मतलब दाब आरोपित कर रहे हैं और उसी दाब को वाष्प दाब कहते हैं। तो हम यही कह रहे हैं द्रव वाष्प साम्य अवस्था पर, द्रव वाष्प साम्य अवस्था पर द्रव का वाष्प बर्तन, द्रव का वाष्प बर्तन और द्रव के स्वतंत्र तल पर जो दाब आरोपित करता है उसी को द्रव वाष्प मतलब वाष्प दाब कहते हैं। इस पे आशा करता हूं एक लाइन का डेफिनेशन है, आप याद कर लेंगे इसको, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है जी। ठीक है ना। अभी फिलहाल इस पर हम डिटेल में जाते हैं, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं हमारा, अदरवाइज अब इसमें हम कैसे आपको बताएं। मतलब समझा दे क्या, समझा दें। देखिए सपोज एक बंद बर्तन हमने ले लिया और एक है हमारे पास, हमने पानी इसमें नीचे हाफ हमने क्या भर दिया है, पानी भर दिए हैं। तो जाहिर सी बात है इसमें हम पानी भरेंगे, तो ये हमारा द्रव का स्वतंत्र तल है। अब जाहिर सी बात है इसमें पानी भरा हुआ है तो इसके पानी की वाष्पें इधर जाएंगी, पानी का वाष्प अगर इसमें चला गया तो ये हमारा क्या है, ये द्रव है और द्रव का वाष्प यहाँ पे चला गया है। तो द्रव का जो वाष्प है ये सबसे पहले तो अपने स्वतंत्र तल पर भी एक दाब लगाएगा और उसके बाद ये बर्तन पर भी क्या लगाएगा, बर्तन पर भी दाब लगाएगा। ठीक है ना। तो उसी को हम वाष्प दाब कहते हैं। तो यही कहा जा रहा है कि द्रव वाष्प साम्य अवस्था पर द्रव का वाष्प बर्तन पर
और द्रव के स्वतंत्र तल पर जो दाब आरोपित करता है उस दाब को वाष्प दाब कहते हैं। ये हमारा क्या है, ये स्वतंत्र तल है, यही हमारा स्वतंत्र तल है और ये हमारा बर्तन है। तो यही कह रहे हैं कि द्रव का जो वाष्प है वो बर्तन तथा द्रव के स्वतंत्र तल पर जो दाब आरोपित करता है उसे वाष्प दाब कहते हैं। आशा करता हूं समझ गए होंगे। अगला हमारा क्वेश्चन आता है क्वथनांकों के उन्नयन से आप क्या समझते हैं। क्वथनांकों के उन्नयन सिंपल सा यहाँ पे परिभाषा हम बता दे रहे हैं कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलने पर कणों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण कणों की ऊर्जा कम हो जाती है, जिसके कारण वाष्प दाब में कमी आ जाती है, जिसके कारण क्वथनांक बढ़ जाता है और इस घटना को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। समझा दें हम इसको। चलिए, क्वथनांकों के उन्नयन का मतलब होता है जब किसी, मान लेते हैं सपोज डैट, देखिए इसको हम इतना नहीं, हम एक शॉर्ट परिभाषा बता देते हैं। एक शॉर्ट परिभाषा हम बताएंगे, आपको याद भी हो जाएगा। सपोज डैट ये हमारे पास एक बर्तन है और इस बर्तन में विलायक भरा हुआ है। इसमें विलायक मतलब पानी भरा हुआ है। तो जब किसी विलायक में हम क्या घोल देते हैं, अवाष्पशील विलेय को घोल देते हैं। अवाष्पशील विलेय क्या कर देते हैं, इसमें घोल देते हैं। तो जब किसी विलयन में अवाष्पशील विलेय को घोल देते हैं तो इस विलयन के क्वथनांक में जितने की वृद्धि होती है उसी को हम क्या कहते हैं, क्वथनांकों का उन्नयन कहते हैं। आप परिभाषा क्या बोलेंगे, या तो आप ये लिख लीजिए या आप ये कह दीजिए, जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलने पर विलयन के क्वथनांक में जितने की वृद्धि होती है उसे क्वथनांकों का उन्नयन कहते हैं। ठीक है, ज्यादा हम कुछ डिटेल में नहीं जा रहे हैं, सिंपल करके हम आपको बता दे रहे हैं। अगला हमारा आता है हिमांकों का अवनमन। हिमांकों का अवनमन क्या होता है कि जब द्रव में अवाष्पशील, यहाँ पे अ होना चाहिए, जब द्रव में अवाष्पशील विलेय को घोलने पर प्राप्त विलयन के हिमांकों में कमी आता है उसे हिमांकों का अवनमन कहते हैं। अब देखिए इसमें भी मान लेते हैं, इसमें हमने विलायक भर दिया है, एक बर्तन है, इसमें विलायक को हमने भर दिया है। अब इस विलायक में हम क्या करते हैं, अवाष्पशील हमने क्या कर दिया, विलेय को घोल दिया। जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलने पर, अब जो विलायक है अब इसमें विलेय भी घुल गया तो अब विलयन बन जाएगा ना। तो विलयन के हिमांक में जितने की कमी आती है उसी को हम क्या कहते हैं, हिमांक का अवनमन कहते हैं। जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलने पर विलयन के हिमांक में जो कमी आती है उसी को हिमांक का अवनमन कहते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ जाते हैं। चलिए जी, तो आज के लिए फिलहाल हम इतना रहने देते हैं। हमने 23 क्वेश्चन को हमने यहाँ पे देख लिए हैं और इतना आपको जरूर तैयार करने हैं। मैं आपको बता दूं एक आवश्यक बात कि ये जो हमने कराया है ये आपके चैप्टर 1 और 2 के हमने इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव को कराया है। इसी प्रकार हमने फिजिक्स का भी हमने चैप्टर 1 और 2 का सब्जेक्टिव करा दिए हैं, ऑब्जेक्टिव भी करा दिए हैं। तो फिजिक्स के सब्जेक्टिव का लिंक फिजिक्स ऑब्जेक्टिव के नाम से भी लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके फिजिक्स की अपनी जाकर देख सकते हैं। अब केमिस्ट्री का भी चैप्टर 1 और 2 का 150 ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव के नाम से, तो वहां से अपनी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज पढ़ाई कीजिए। पर वीडियो में हमारा 2 चैप्टर कंप्लीट हम करेंगे, मतलब 2 चैप्टर का एक वन शॉट हमारा वीडियो आएगा। आप समझ रहे हैं ना। तो चैनल पे नहीं होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें जरूर ज्वाइन हो जाएंगे, जिससे कि हम आपकी तैयारी और भी बेहतर तरीके से करा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।